बेरियम? सर नहीं नहीं, बेरियम नहीं होगा, बेरिलियम होगा। सर, लेकिन मतलब अगर NaOH plus H2O दिया हो तो हो सकता है अरे ना? बाबा, मेटल्स, ओनली amphoteric metals react with NaOH to liberate hydrogen gas, ठीक है। अच्छा, चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स में हमने, ठीक है, लास्ट रिएक्शन ऑफ लेड किया था हमने शायद से। यस सर। एक सेकंड मुझे वो ओपन करने दो। लास्ट क्या किया था हमने? सर कल वाले वॉल्यूमेट्रिक के नोट्स मिल सकते हैं? भेज दूंगा मैं, भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, ठीक है। नोट्स तो नहीं है मेरे पास कल, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, नोट्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि कल कुछ तो डिस्कनेक्ट हो रहा था तो वो व्हाइट बोर्ड सेव नहीं हुआ, ठीक है। ओके। यही यहाँ तक ही किया था ना लास्ट टाइम हमने? यस ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो लेड है ना, ऑल्दो इट डज नॉट रिएक्ट इजीली विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इट स्लोली डिसॉल्व्स इवन इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये नेक्स्ट पेज में लिखा देता हूं मैं। सर इसके पहले वाला पेज बताना तो एक बार। एक सेकंड, इसके पहले वाला ये पेज था। GE प्लस ड्राई। अच्छा ओके, एक मिनट, अब कॉपी करने दे सकते हैं 2 मिनट? नहीं नहीं नहीं, बाद में कॉपी कर लेना। ओके। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट स्लोली रिएक्ट्स इवन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, Pb प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का जो रिएक्शन है, फिफ्थ पॉइंट है। नहीं नहीं, उसी में ये रिएक्शन ऐड कर लेना, उसी पॉइंट अच्छा में। उसमें लिखा था lead reaction is prevented due to formation of a protective oxide layer, but slowly it reacts to form PbNO3 whole twice and NO2 along with evolution of water. तो रिएक्शन विद एसिड्स हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, रिएक्शन विद बेसिस या रिएक्शन विद अल्कली। केमिकल प्रॉपर्टीज में कंटिन्यू करके रिएक्शन विद अल्कली। Look at reaction with alkalis. Carbon does not react with alkali. Alkalis are aqueous solution of hydroxide ions. Carbon does not react with alkali, but when fused with NaOH it reacts. But लिख लो, carbon reacts with fused NaOH. एक मिनट रुकना। फ्यूज्ड NaOH, मोल्टेन NaOH। कार्बन का फ्यूज्ड NaOH के साथ रिएक्शन देखो। कार्बन रिएक्ट्स विद NaOH to give
Na2CO3 along with sodium, evolves sodium plus Na2CO3 plus hydrogen gas. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Sir, आप mute पे हो sir. Other elements react with alkali to liberate hydrogen gas. देख लो, सिमिलर रिएक्शन है सबका. सिलिकॉन प्लस NaOH plus H2O will give Na2SiO3 plus hydrogen gas. 10 plus NaOH plus H2O will give. सर आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है. हाँ सर बहुत धीरे आ रहे. एक सेकंड रुकना. 1 मिनट रुकना है ना. हाँ सर अभी ठीक है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. अभी आएगा. अभी आ रहा है क्या? Yes, हाँ sir. सर. हाँ सर. ठीक है. Na2SNO3 plus hydrogen gas. ठीक है. Lead plus NaOH plus H2O will also give similar reaction. ठीक है. क्लियर है ये? Yes, sir. Next we'll do reaction with metals. Only carbon and silicon react with metals at very high temperatures. To form ionic compounds, to form ionic carbides and silicates, because of their non-metallic nature, because of their higher electronegativity. Whereas other elements, germanium, tin and lead, being electropositive, they do not form any compounds,
but they form alloys when mixed with metals. मेरी वॉइस फिर कम हो गई क्या? ठीक है अभी। नहीं सर अभी नहीं ठीक सर अब ठीक है है अभी टर्न करूं पेज? हाँ सर। यस सर Examples of some carbides and silicates are Mg2C3, Al4C3, CaC2, Mg2Si3, etc. Other elements. सर मेटल्स का मतलब इधर सब मेटल्स की बात हो रही है? मोस्टली रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन होता है. ओके, एस ब्लॉक से तो होता ही है. सम डी ब्लॉक मेटल्स आल्सो. Other elements of group 14, germanium, tin and lead, being electropositive, do not react with metals. They generally form alloys with metals. Alloys are not compounds, they are simply mixtures. Now we'll do reaction with non-metals. Reaction with non-metals में reaction with oxygen तो पहले ही किया हमने. ठीक है, reaction with nitrogen, only silicon reacts at very high temperatures. Reaction occurs at around 1400 degrees Celsius. And silicon, when react with nitrogen at around 1400 degrees Celsius, gives a mixture of two different compounds, SiN and Si3N4. These are polymeric compounds of silicon and nitrogen. सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही एक सेकंड रुकना.
अभी सुनाई पड़ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। Reaction with sulfur. Carbon reacts with sulfur vapors on heating at around 1200 degrees Celsius. We carry out this reaction in an electric furnace. It forms carbon disulfide. Silicon also reacts with sulfur at around 600 degrees Celsius to form silicon sulfide. Germanium and tin also react with sulfur on heating to form disulfides. Lead forms monosulfide, PbS. Okay? PbS2 is not formed because of the inert pair effect. Sir, only while reacting with carbon we will use sulfur, vapors of sulfur. देखो बाकी सब में टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो 600 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इट डज नॉट एग्जिस्ट एज वेपर्स. एट अबव 1000 डिग्री सेल्सियस सल्फर वेपर्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो कार्बन रिएक्ट विद सल्फर एट वेरी हाई टेम्परेचर, इसलिए सल्फर वेपर्स लिखा है मैंने. क्लियर है? Yes, sir. Then we'll do reaction with halogens. टर्न करूं पेज? यस सर. नहीं सर, रुको.
रन करूं अभी पेज? Yes. Yes, sir. Next we'll discuss reaction with halogens. All these elements when heating with halogens form tetrahalides. Tin and lead also form dihalides. Dihalides are ionic, whereas tetrahalides are covalent. Except for SNF4 and PbF4, which are ionic. Except for SNF4 and PbF4, which are ionic. All the tetrachlorides give hydrolysis except CCl4. SiCl4 plus water, it first gives SiOH whole 4 along with evolution of HCl. SiOH whole 4 is silicic acid. It loses water to first form metasilicic acid, H2SiO3. Which further loses water to form SiO2 silica. CCl4 reacts with only steam at very high temperatures. Results in formation of COCl2 plus HCl. And COCl2 is phosgene, which is a poisonous gas. So CCl4 does not react with water because of absence of vacant orbitals. Carbon's octet is complete in CCl4. There is no vacant orbital on CCl4. Whereas all other tetrahalides, tetrachlorides undergo hydrolysis because of the presence of vacant d orbitals. Phosgene formed is a poisonous gas. Clear है ये? Yes, sir. Yes, sir. सर ये CX4 COCl2 तक बोलो सर ये COCl2 तक ही मतलब रिएक्ट करेगा ना, आगे फर्दर हाँ आगे नहीं होता. High covalent character of tetrahalides is due to the polarizing power of the cation. Cations in +4 charge
will have greater polarizing power. So tetrahalides are generally covalent and dihalides are ionic. ठीक है? टर्न करूं? Yes, sir. So 2 minutes. 1 मिनट सर. सर तो कार्बन के बाकी टेट्रालाइड की हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे? नहीं, because of absence of vacant orbitals. Water does not attack on carbon tetrahalides. An important point here is PbI4 cannot exist. Although PbCl4, PbBr4 can exist, PbI4 cannot exist. ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करता हूँ. टर्न करूँ पेज? Yes, हाँ sir. सर. PbI4 cannot exist, and the reason for this is the high energy difference between the 6s and 6p orbitals. Inert pair effect पहले भी बताया था मैंने. For the heaviest element, for the 6th period element, the s orbital electrons become inert. It becomes difficult to excite the s electrons from 6s subshell to 6p subshell. In the ground state, lead configuration is 6s to 6p2. It has only 2 half-filled orbitals and it can form only 2 covalent bonds. So PbCl2, PbBr2, PbI2, etc. can easily be formed. Okay. To form 4 covalent bonds, an electron from 6s has to be excited to 6p. In the excited state, it will have 4 half-filled orbitals. It can form 4 covalent bonds. Okay. So normally, bond formation releases sufficient energy for excitation of 6s electrons to 6p. So PbCl4, PbBr4, etc. can be obtained. PbCl4, PbBr4 are compounds that can be formed because formation of lead-chlorine bond or lead-bromine bond will release sufficient energy for excitation of the 6s electrons to 6p. But iodine, because of its large size, the lead-iodine bond is very weak. The formation of PbI bond does not release sufficient energy for excitation of 6s electrons to 6p, and hence 4 covalent bonds cannot be formed with iodine. So PbI4 cannot exist. समझा ये? Yes, sir. ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस वाला पॉइंट मैंने पहले ही प्रीवियस पेज में लिखाया था. ठीक है, ये वापस मत नोट करना.
टर्न करूं पेज? नहीं sir. एक मिनट सर, 1 मिनट। सर PbI4 हाई टेम्परेचर्स पे फॉर्म हो सकता है क्या? हाई टेम्परेचर करेगा तो पीबीआई बॉन्ड ही डिसोशिएट हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है। सर। अभी टर्न कर रहा हूं मैं। Now we'll talk about allotropes of carbon. Okay, allotropes of carbon. We can classify the allotropes of carbon into two major types: the crystalline and the amorphous forms. The three crystalline allotropes are diamond, graphite, and fullerenes, and the amorphous ones are coal, charcoal, coke, carbon black, soot, etc. The difference is crystalline allotropes have a regular arrangement of constituent particles, constituent atoms, or molecules, whereas amorphous ones do not have a regular arrangement. One by one, we'll be studying the different crystalline allotropes of carbon. We'll be discussing in details the diamond, graphite, and the fullerenes. ठीक है, सबसे पहले डायमंड की बात करते हैं. Diamond has a tetrahedral network of carbon atoms. Each carbon is sp3 and bonded to 4 other carbon atoms. And all carbon-carbon bonds are pure single bonds. They are identical and have bond lengths of 154 picometer. Diamond has a very high melting point, around 3600 degrees Celsius. It has a high density also, 3.52 grams per centimeter cube, almost 3.5 times heavier than water. ठीक है, नोट कर लो ये जल्दी से. सर वो डायमंड और ग्रेफाइट के नीचे क्या लिखा है आपने? Fullerenes. 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 फिर से लिख देता हूं मैं. ठीक है,
डन करूं? Yes, sir. Boom. डायमंड का साइज हमेशा जनरली कैरेट्स में मेजर करते हैं. इट्स ऑफन एक्सप्रेस्ड इन कैरेट यूनिट्स and 1 carat is a unit of mass and it is equal to 200 milligrams. For reference मैं दो famous diamonds का size carat में express करता हूँ. Kohinoor is around 186 carats. Cullinan diamond, it has been extracted, the largest diamond that has been extracted as of yet. It was extracted in Africa. It is around 303 carats. इसको अगर grams में convert करेंगे तो around 60 grams आएगा. तो diamonds are small in size, relatively much smaller. The largest known diamond is around 60 grams in weight, not more than that. सर पर ऐसे Diamond के बहुत मतलब छोटे-छोटे वो crystals. लार्जेस्ट कैसे हुआ, उसको तो हम ब्रेक डाउन तो कैसे भी कर सकते हैं ना. क्या बोल रहा है? वो अरे largest नेचुरल फॉर्म की बात हो रही है. नहीं, भूव्रत को बोलने मतलब दे वो- पहले. क्या वो फॉर्म भी तो मतलब आते भी तो क्रिस्टल्स में होंगे ना, मतलब हाँ, वो तो जो डायमंड का जो सबसे बड़ा क्रिस्टल अभी तक पाया गया है दैट इज कलिनन डायमंड. और इससे बड़े क्रिस्टल्स तो आर्टिफिशियली बना ही नहीं सकते हैं. आर्टिफिशियल जो डायमंड्स होते हैं ना वो बहुत छोटे-छोटे डायमंड्स होते हैं. उनका बहुत ज्यादा वैल्यू भी नहीं होता है. Okay. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ डायमंड. ग्राफाइट को बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं बट दैट प्रोड्यूसेस वेरी वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ डायमंड. उनका कैरेट साइज बहुत कम होता है, मे बी 5-10 कैरेट्स. Generally larger, more is the carat size, more is the value of the diamonds. अरे जिसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं उसे छोटा हो जाएगा ना, बड़ा तो नहीं हो जाएगा ना ब्रेक करके. हाँ. सर आप क्लास के एंड में TWD के डाउट्स ले लोगे? बहुत बार ले चुका हूँ मैं TWD के डाउट लेक्चर में. नहीं, कल ही तो रिजल्ट आया. तो रिजल्ट कल आया बट डाउट तो पहले ले चुका हूँ ना मैं डाउट लेक्चर में. डाउट लेक्चर में पूछना, क्लास के एंड में टाइम मिलेगा तो ले लूंगा मैं, नहीं तो डाउट लेक्चर में पूछना. ठीक है? ओके. डाउट लेक्चर ऑलमोस्ट हर वीक हो रहा है, हर वीक नहीं तो ऑल्टरनेट वीक तो हो ही रहा है. Carbon atoms in diamond have zinc sulfide like lattice. ठीक है, अभी तक हमने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है बट सॉलिड स्टेट में वी डिस्कस अबाउट लैटिस एंड अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन लैटिस इन डिटेल्स. मैं ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूँ. कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्म्स यूज करूंगा. विल एक्सप्लेन दोस टर्म्स, विल बेटर अंडरस्टैंड दीज टर्म्स आफ्टर वी हैव स्टडीड सॉलिड स्टेट. ठीक है? जिंक सल्फाइड में जिंक आयंस और सल्फाइड आयंस होते हैं और जिंक और सल्फाइड आयंस दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है. ईच जिंक इज सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयंस. ईच सल्फाइड इज आल्सो सराउंडेड बाय 4 जिंक आयंस. We have 1:1 ratio of zinc and sulfide. तो फॉर्मूला we write it as ZnS. ठीक है? ZnS का दो अलग अलग लैटिस अरेंजमेंट है. इसके दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं. एक फॉर्म है जिंक ब्लेंड और एक फॉर्म है उडजाइट. जिंक ब्लेंड इज द क्यूबिक फॉर्म एंड उडजाइट इज द हेक्सागोनल फॉर्म. ठीक है? जिंक ब्लेंड को हम क्यूबिक फॉर्म बोलते हैं. दिस इज द क्यूबिक फॉर्म एंड उडजाइट इज द हेक्सागोनल फॉर्म. There is a slight difference. दोनों में सल्फाइड आयंस का अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है. We say that sulfide ions are in a CCP lattice. CCP lattice is cubic close packing. It stands for cubic close packing. How this arrangement looks like ये बाद में डिस्कस करते हैं. We'll discuss this in solid state. But अभी information के लिए लिख लो because we study 2 types of arrangement of carbon atoms in diamond also. Diamond has a CCP lattice or it can have an HCP lattice. Diamond can have a Udzite like structure or zinc blende like structure. दोनों ही केस में जिंक आयंस ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक है? और दोनों ही केस में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक एज वेल एज सल्फाइड इज 4. ठीक है? अभी ये याद करना पड़ेगा टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस.
once we have learned solid state में CCP, FCC lattice, HCP lattice ये सब डिटेल्स में करेंगे. टेट्राहेड्रल voids क्या होते हैं, voids कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो ये सब हम डिटेल्स में सॉलिड स्टेट में करेंगे. उसके बाद ये ज़्यादा अच्छे से समझेगा. बट अभी बस नोट कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है डायमंड की प्रॉपर्टीज में. ठीक है. सर एफसीसी का मतलब? HCP stands for hexagonal close packing. सर CCP stands for एफ फॉर FCC फुटबॉल. stands for face centered cubic lattice. ओके सर. नहीं लिखा है मैंने, लिखा देता हूँ. लिख लो. FCC stands for face centered cubic lattice. रन करूं पेज? एक मिनट. हाँ सर. ठीक है. Diamond can also exist in the cubic form or in the hexagonal form. We define for solids a parameter called as packing fraction. Or packing fraction is defined as the fraction of total space that is occupied by diamond. इसके calculations हम solid state में पढ़ेंगे. ठीक है. वहाँ पे फिर पढ़ने के बाद we'll be able to calculate it. Mathematically calculate कर पाएंगे diamond का packing fraction. It is found to be around 34%. तो डायमंड के लैटिस में vacant space is around 66% and occupied space is around 34%. Only 34% of the total space is occupied by carbon atoms in a lattice of diamond. तो बाकी सारे vacant spaces हैं. डायमंड की बाकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. डायमंड is the hardest known substance. The hardest form is the woodsite form of diamond or the hexagonal form of diamond. The cubic form is little softer. The woodsite form is the hardest form of diamond. Diamond is often used as an abrasive. Abrasive का मतलब, ठीक है, all the hard substances can be used for polishing and cutting off other substances. It is used as a cutting tool. It is used as an abrasive substance. It can cut other substances. It is often used as an abrasive to make cutting tools, etc. Diamond is a poor electrical conductor because all its valence electrons, all the valence electrons of carbon are bonded in sigma bonds. Strong sigma bonds are there. So these electrons are not free to conduct electricity. Diamond is a very poor conductor of electricity. But contrary to this, it is a very good conductor of heat. Diamond is in fact the best thermal conductor, best known conductor of heat. ये next page में मैं explain करता हूँ ये वाला point. ठीक है, note कर लो जल्दी से.
एंड करो पेज. So, 2 मिनट. Yes, sir. Done. Why diamond is a very good conductor of heat? When we heat one end of diamond, heating provides some kinetic energy to the carbon atoms in the form of vibrations. The carbon atoms are fixed at their respective positions, but it gains some vibrational kinetic energy. So the thermal energy in the form of vibrations can be easily transferred from one end to the other because of its rigid structure. It's a very rigid structure. जो थोड़े बहुत vibrations एक end पे produce होंगे that are rapidly transferred to the other end. Therefore, diamond is a very good conductor of heat. It is actually the best known conductor of heat. Okay. And often thermal conductivity measurements are used to check for the purity of a diamond sample. अगर कोई diamond sample है और check करना है whether it is pure or impure, we try to measure its thermal conductivity. If thermal conductivity is very high, then it shows that it is actually diamond. Okay. So any shiny substance which appears like diamond, to check for whether it is pure diamond or not, we'll check for its thermal conductivity. Okay. Clear है ये? yes, sir. इसके बाद we'll talk about graphite and arrangement of carbon atoms in graphite. Graphite has a hexagonal layered arrangement of carbon atoms in which each carbon is bonded to 3 other carbon atoms. Each carbon is sp2 hybridized and all the carbon-carbon bonds are identical. They are actually partial double bonds in which each carbon atom has one electron left after forming 3 sigma bonds. That electron is involved in delocalized lateral overlap forming pi bonds. Okay, the bond length is smaller than the bond length in diamond because diamond की bond lengths pure single bonds है, graphite में bonds are partial double bonds. Therefore, bond lengths in graphite are shorter. The value of bond length, carbon-carbon bond length in graphite is 141.5 picometer
that in diamond was 154 picometer. Clear है ये points? Yes, sir. सर आप थर्मल एनर्जी वाला पॉइंट वापस समझा सकते हो? देखो थर्मल एनर्जी में क्या है, एक्चुअली हीट का कंडक्शन कैसे करता है वो, हाउ डज अ सॉलिड कंडक्ट हीट. अभी एक बड़ा सा मान लो आयरन रॉड है, आयरन रॉड के एक एंड को हीट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद दैट हीट इज ट्रांसफर्ड टू द अदर एंड आल्सो. हीट इज ट्रांसफर्ड वाया वाइब्रेशंस. जब हम हीट करते हैं तो एटम्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर पोजीशंस एंड these vibrations are transferred from one end to the other. Temperature of the other end also increases. ठीक है. तो diamond has a very rigid structure. Carbon carbon atoms are bonded to each other forming a very rigid structure. थोड़ा सा एक जगह वाइब्रेशन होगा, that vibrations are easily transferred to the other end of the crystal. समझा ये? यस सर. अगर स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होगा तो वाइब्रेशंस विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड, बट वाइब्रेशंस आर नॉट एब्जॉर्ब्ड. वाइब्रेशंस इन वन एंड आर इजीली ट्रांसफर्ड टू द अदर एंड. सर वो थर्मल कंडक्टिविटी का फर्स्ट लाइन पढ़िए ना. The thermal energy in the form of vibrations can be easily transferred from Sir, one end of conductivity. diamond. Thermal conductivity measurements are often used to check for purity of diamond. ठीक है, thermal conductivity Thank you, sir. measurements are often used to check for purity of diamond. टर्न करूं पेज? एक मिनट. हो गया अभी? हाँ सर, डन. इफेक्टिवली देखो, हर एक कार्बन एटम पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, which is actually delocalized. So we can draw resonating structures as this and resonance hybrid. ये वाला देखो resonance hybrid होगी, और इस resonance hybrid में हम बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड का, तो बॉन्ड ऑर्डर will be 4/3. It's a partial double bond. Bond order is greater than 1 and hence the bond length is less than that of a single bond. Looking at the structure arrangement, ये कार्बन एटम्स का हेक्सागोनल अरेंजमेंट है ग्राफाइट में. This represents the hexagonal arrangement where carbon atoms are present at the corners of a regular hexagon. हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है. These p orbitals are all parallel to each other and they give delocalized lateral overlap in which pi electrons are delocalized. Actually graphite is not paramagnetic. ऐसे ग्राफाइट को चेक करेंगे तो ग्राफाइट में हर कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है. If every carbon is bonded to 3 other carbon atoms, then carbon will have 1 electron left. That 1 electron left is involved in pi bonding. We say that each carbon has an anhybrid p orbital containing an electron which is involved in delocalized pi bond. But although this electron, it seems that graphite should be paramagnetic, but these electrons are paired, forming pi bonds, and graphite is found to be diamagnetic, and even diamond is diamagnetic.
the pi electrons can move in the parallel p orbitals, and this results in high electrical conductivity for graphite. Graphite is a very good electrical conductor along the layers. क्लियर है ये पॉइंट? आयुष बोलो क्या बोल रहा है? सर लेकिन मतलब ऐसा आपने बोला कि एवरी कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स ना, बट ऐसा लाइक शीट हुआ तो उसके एज पे क्या सिचुएशन होगा? एज की हम नहीं स्टडी करते हैं, ठीक है? एज पे क्या है, एज पे बहुत कम कार्बन एटम्स हैं, ठीक है? Okay, उसके प्रॉपर्टीज को इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, तो उसको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली स्टडी करके हम बताते हैं। इट्स नॉट कि हमने माइक्रोस्कोप से एक एक एटम देखा और हेक्सागोनल लेयर्स देखे, तो उनकी प्रॉपर्टीज की हेल्प से ये आइडेंटिफाई होता है कि इट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। एज पे क्या है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वो उससे बहुत कम प्रॉपर्टीज अफेक्टेड होते हैं, इसलिए विल नॉट टॉक अबाउट। ओके सर। टर्न करूं पेज? हाँ, तो प्लीज वेट। सर वो 340 पिकोमीटर क्या है? देखो, दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 340 पिकोमीटर। देयर टू कंसेक्यूटिव लेयर्स आर सेपरेटेड बाय अ लार्जर डिस्टेंस। दो लेयर्स के बीच में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। द लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। Therefore, separation between the layers is much larger than a bond length. Carbon-carbon bond length is 141 picometer, but the distance between two consecutive layers is 340 picometers. ठीक है? दो लेयर्स ऊपर मतलब और नीचे मैंने दो क्या बोल रहे हैं? हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं ना, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल लेयर्स। ये है ना ग्राफाइट का स्ट्रक्चर। तो मतलब प्लेन जैसे एक। हाँ भाई, हेक्सागोनल लेयर्स एक प्लेनर स्ट्रक्चर ही तो आएगा ना। एवरी कार्बन इज sp2, तो हर एक कार्बन पे ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है, तो पूरा एक प्लेनर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल शीट्स होते हैं ये। ठीक है? क्लियर है ये? यस सर। यस सर। Two-dimensional सर तो hexagonal वो layers जो of carbon 340 atoms. These layers are separated by a distance of 340 picometer. हाँ बोलो क्या बोलो? सर वो लेयर्स के बीच में फिर एयर ही होता होगा ना? और क्या होगा? वेकेंट स्पेस है, एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे, कोई मॉलिक्यूल ट्रैप नहीं हो सकता। इट्स अ वेकेंट स्पेस। हाँ राइट। अभी जो बॉन्ड लेंथ है दो कार्बन एटम्स के बीच में, जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या है बता? इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब देयर इज नो अदर एटम देयर। कोई और एटम आएगा तो इट विल बी अ मिक्सचर, इट्स नॉट प्योर कार्बन। यस। ग्राफाइट में कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, वो बस वेकेंट स्पेस है। वहां पे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है। दो लेयर्स के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ना। टर्न करूं पेज? यस सर। यस सर। We say that graphite is
anisotropic with respect to its electrical conductivity. Anisotropic का मतलब properties will have different values in different directions. तो ऐसे ही दो terms हैं, isotropic and anisotropic. Anisotropic का मतलब property has different value in different directions. Isotropic का मतलब property will have same value in all directions. Graphite is anisotropic with respect to its electrical conductivity. क्यों? Along the layers, it is a good electrical conductor. ये next time लिखा है मैंने, graphite is a good electrical conductor along the layers, and it behaves like a metal. It behaves like a metal because as temperature increases, the increased vibrations between the layers decrease the conductivity. Temperature बढ़ाने से layers start vibrating, and vibration of layers obstructs the flow of electrons and it decreases the electrical conductivity. So this behavior of graphite is similar to metals. Metals के case में भी they are very good conductors of electricity, but temperature बढ़ाने से metals की conductivity कम होती है. So similar to that, graphite की भी conductivity along the layers, it is high, it behaves as a metal, and on increasing the temperature, the conductivity decreases. Okay? But in a direction that is perpendicular to the layers, conductivity is low because it is difficult for the electrons to jump from one layer to another. एक layer से दूसरे layer के बीच में jump करना difficult है. क्यों? क्योंकि layers के बीच का separation बहुत ज़्यादा है. Separation is 340 picometer. It will require much larger amount of energy for electrons to jump from one layer to another. It results in low electrical conductivity perpendicular to the layers. And we say that graphite behaves as a semiconductor perpendicular to the layers because temperature बढ़ाने से semiconductors की conductivity बढ़ती है, और temperature बढ़ाएंगे तो electrons के पास ज़्यादा energy होगी. Electrons will have more energy to jump from one layer to another. Electrons will jump rather easily on increasing temperature, so conductivity will increase. ये points लिखा है मैंने. Perpendicular to the layers, it has a very low electrical conductivity. Perpendicular to the layers, it has a low electrical conductivity, as it is difficult for the electrons to jump from one layer to another. It behaves as a semiconductor perpendicular to the layers. Okay? Because temperature बढ़ाने से electrons gain more energy. As temperature increases, electrons gain more energy and can jump more easily from one layer to another, thereby increasing the conductivities. Clear है ये points? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो. सर वो ऊपर एडिट बार बीच में आ रहा है सर. आने के लिए. एक सेकंड वो हटा देता हूँ. सर तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो नहीं समझा. Along the layers decrease हो रहा है, perpendicular to the layers increase हो रहा है. ओके सर. Okay? Because conductivity is different along different directions. सर आप एक बार परपेंडिकुलर टू द लेयर्स का एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? देखो मैं एक बार डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? एक मिनट. सर मैं लिख रहा था. एक मिनट रुक जाओ. Layers के along electrons can move from one p orbital to another. तो आसानी से electrons move कर सकते हैं. Along the layers, इस direction के along conductivity is very high. Electrons can easily move from one p orbital to another p orbital when an electric field is applied or a voltage is applied. Okay? Perpendicular to the layers, conductivity is low because it's difficult for an electron to jump from one layer to another. समझा अभी? हाँ सर समझा. यस सर.
नोट कर लो। टर्न करूं पेज अभी? नहीं सर। So can we say this statement is true for all the compounds? I mean, by increasing the temperature, the electrical conductivity. क्या बोला? Sir, by increasing the temperature, electrical conductivity increases. Can we say this is true for all the compounds? नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमीकंडक्टर्स की, और टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है मेटल्स के लिए। ग्राफाइट shows behavior like metals as well as semiconductors. Yes, sir. सर एक बार लेयर्स वाला फिर से बताओ ना। परपेंडिकुलर तो पैरेलल टू द लेयर्स में कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ है? हेलो सर। Sir, you're on mute. So we can't hear you. बोल भाई, क्या बोल रहा है? सर वही मैं लेयर्स वाला पूछ रहा था, उसका मुझे रीजन बराबर नहीं समझा। मतलब परपेंडिकुलर लेयर्स, आपने तो बोला लेयर्स के बीच में मतलब बहुत स्मॉल स्पेस रहती है। क्या बोल रहा है भाई? अभी इधर एक्सप्लेन किया मैंने डायरेक्शंस दिखा के। इस डायरेक्शन के, एक मिनट रुको। अलोंग द लेयर्स ऐसे हो गए, इस डायरेक्शन के अलोंग कंडक्टिविटी हाई है, यहाँ पे कंडक्टिविटी परपेंडिकुलर टू द लेयर्स कंडक्टिविटी इज लो। ओके तो मतलब ये एक ग्राफाइट ब्लॉक होएगा तो फिर उसमें ये ट्रेंड कैसे फॉलो होगा? ग्राफाइट ब्लॉक में चेक कर ले, दो अलग अलग एंड्स में चेक कर ले, पोटेंशियल अप्लाई कर। जिस डायरेक्शन में कंडक्टिविटी हाई है दैट इज अलोंग द लेयर्स, और जिस डायरेक्शन में कंडक्टिविटी लो है वो परपेंडिकुलर टू द लेयर्स हो गया। ठीक है, हो गया अभी? हाँ सर। एक सेकंड रुकना। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ग्राफाइट
is thermodynamically the most stable allotrope of carbon? We take enthalpy of formation of graphite, delta G formation of graphite as 0. It can be converted to diamond at very high temperatures pressure. Carbon in the form of graphite can be converted to carbon in the form of diamond at around 2000 degrees Celsius and around 10,000 to 20,000 atmosphere, or 10,000 to 20,000 bar. Very high temperature pressure is required for conversion of graphite to diamond. The delta H for this process is positive. The formation of diamond is not very high, it is around 1.9 kilojoule per mole. Although Sir. graphite is thermodynamically more stable, it is only slightly more stable than diamond. बोलो क्या बोल रहा है? Sir, so it is a reversible process. So diamond can also be converted to graphite, right? Diamond can be easily converted to graphite, but graphite से diamond convert करना difficult है. हाँ. It's difficult to obtain diamonds from graphite. Although graphite is thermodynamically more stable, graphite is more reactive also because of the presence of pi bonds. Although thermodynamically more stable, graphite is more reactive because of the presence of pi bonds. It forms addition compounds with both metals and non-metals. Graphite, when heated with alkali metals, forms compounds in which alkali metal ions are trapped between the layers. And the electrons the valence electrons
get delocalized in the pi orbitals. एक second. ग्राफाइट को जब हम अल्कली मेटल्स के साथ हीट करते हैं, अल्कली मेटल आयंस गेट ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ ग्राफाइट, और उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, दोज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंटर इनटू द पाई ऑर्बिटल्स and they get delocalized in the pi orbitals. Effectively, the number of electrons that are available for conduction of electricity increases. It increases the electrical conductivity of graphite. Okay? Whenever graphite reacts with alkali metals, compounds are formed which have higher electrical conductivity than graphite. Sir, Bolo. sir, but the carbon p pi bond that they form parallel to the main bond, so they already have 2 electrons from each carbon. So do they have space to spare? Actually, there is not a single bond. The pi bonds are delocalized in the entire layer. We have orbitals, molecular orbitals containing electrons. Okay. So these electrons gain some more electrons. Actually, क्या है? Molecular orbital जब पढ़ते हैं तो pi orbitals और pi star orbitals भी होते हैं. हाँ. So some of the anti-bonding orbitals also gain electrons. So that way free electrons increases. The number of free electrons available for conduction increases. Okay. Okay. Yes, sir. एक second रुकना. This increases the electrical conductivity of graphite. एक मिनट रुक जाओ. This increases the electrical conductivity. बोल अभी क्या बोल रहा है? सर आपने बोला ग्राफाइट मतलब डायमंड को ग्राफाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, और ग्राफाइट को डायमंड के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, पर इधर तो रिएक्शन में आपने सिर्फ 2000 डिग्री सेल्सियस तो दोनों के लिए क्या किसे फॉरवर्ड बोल रहा है? ये 2000 डिग्री सेल्सियस दोनों के लिए कि सिर्फ एक रिएक्शन? फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको ऐसे लिख लेता हूं. High temperature and pressure. The temperature is equal to 2000 degrees Celsius. Pressure is equal to 10,000 to 20,000 bars. ठीक है? क्लियर है ये? Yes, sir. Other reactive metals may also take part in similar reactions. Metals with low ionization energies may also take part in similar reactions. Strontium, barium, calcium.
So we say that electrical conductivity of graphite increases when graphite is reacted with metals. Such compounds are often called intercalation compounds. Such compounds with metals are called intercalation compounds. लिखा रहा हूं मैंने अच्छे से. क्लियर है ये? टर्न करूं पेज? Yes. Sir, what does the term calation mean? I think intercalation compounds are compounds in which atoms are trapped between some layers. अच्छा, means lattice के बीच में. हाँ. Okay. A term which is used in which molecules or atoms get trapped between layers. Okay sir. मतलब जो दो ग्रेफाइट के लेयर्स होते हैं उनके बीच में. जहाँ जहाँ लेयर स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, वहाँ वहाँ इंटरकैलेशन कंपाउंड्स में भी फॉर्म. Okay, understood sir. Graphite, when reacted with non-metals, shows decrease in electrical conductivity. Graphite, when reacted with non-metals, shows decrease in electrical conductivity. Why? Because non-metals form covalent bonds. They reduce the number of electrons available on carbon atoms for conductivity. As non-metals form covalent bonds with the electrons in the pi orbitals in graphite, thereby decreasing the electrons available for conduction of electricity. समझा ये पॉइंट? हाँ सर. Yes. तो नॉन मेटल्स के साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी और अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कंडक्टिविटी विल इंक्रीज. Now let us discuss in brief
fullerenes. They consist of molecules containing 50 to 70 carbon atoms. Of 50 to 70 carbon atoms. Formula will range from C50 to C70. Recently, larger molecules have also been identified. सर वो एक ग्राफाइट में डाउट था सर, वो जो कंपाउंड्स बोलो। ग्राफीन एग्जिस्ट करते हैं सर, पर वो तो मतलब वो तो डायमंड और ग्राफाइट के दोनों के प्रॉपर्टीज दिखाते हैं ना। देखो ग्राफीन क्या है, ग्राफीन जब ग्राफाइट का एक सिंगल लेयर एग्जिस्ट करता है ना उसको ग्राफीन बोलते हैं। ओनली वन लेयर ऑफ ग्राफाइट इज देयर, उसको ग्राफीन बोलते हैं। तो वो जो लेयर है वो बहुत टफ होगा क्योंकि उसमें सारे कार्बन एटम्स बॉन्डेड है, ठीक है। उसमें दो लेयर्स के बीच में, ये एक पॉइंट में मिस कर गया ग्राफाइट में, कि ग्राफाइट के जो दो लेयर्स हैं वो दो लेयर्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, तो ग्राफाइट के लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं। तो पाउडर्ड ग्राफाइट को एक लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, बट ग्राफीन विल नॉट हैव सच प्रॉपर्टीज। ग्राफीन में एक ही लेयर होता है, तो ग्राफीन इज अ सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट, ठीक है। तो उसकी ग्राफाइट की प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी, बट इट विल बी वेरी हार्ड आल्सो, बट वो एक सिंगल थिन लेयर होगा, थिन शीट होगा। सर तो मतलब उसका वो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो डायमंड से भी हार्ड होगा ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बट इट विल बी वेरी ब्रिटल। ओके सर, ठीक है। तो ग्राफाइट में ये वाला पॉइंट ऐड कर लेते हैं। As the layers are held by weak van der Waals forces, they can slip over each other making graphite a good lubricant. Generally, it is used for machines operating at very high temperatures where other lubricants evaporate. Generally, grease, oil, etc. cannot be used. The powdered graphite is used as a lubricant. All solids which have layered structures can have some lubrication properties. जैसे boric acid का भी layered structure था, and boric powder is used for lubrication of carom board surfaces, but that does not have any industrial use. But graphite, powdered graphite, is often used industrially in machines operating at very high temperatures. सर तो जब भी मतलब वो लुब्रिकेंट जैसा यूज किया जाएगा तो सर तो तभी वो एमोर्फस जैसा बनेगा ना, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो लुब्रिकेंट कैसे होगा वो। एक्चुअली क्या है, जो क्रिस्टल्स पाउडर्ड फॉर्म में भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स तो एग्जिस्ट करेंगे ना अनिरुद्ध। पर सर हाँ, पर सोडियम क्लोराइड इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट जो हम सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड, तो पूरा पाउडर ही दिखता है ना, बट इट इज स्टिल अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, इट इज स्टिल अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उस छोटे से क्रिस्टल में भी बहुत सारे लेयर्स होंगे, उस छोटे क्रिस्टल में भी बहुत सारे लेयर्स होंगे। ओके सर। Okay, now let us discuss more about fullerenes. Fullerenes consist of molecules of 50 to 70 carbon atoms. Recently, larger molecules of up to 350 carbon atoms have also been identified. ठीक है, इसमें से जो सबसे कॉमन fullerene है
the most commonly occurring one is C60. Buckminster है ना सर ये? Buckminster fullerene, yes. ICSE. Buckminster fullerene. ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं डिटेल्स में. सर बोलो. सर फ्लोरीन्स की इतनी वाइड रेंज ऑफ एटम्स क्यों है मतलब? एक्चुअली देख, डायमंड ग्राफाइट में तो एक मॉलिक्यूल की बात ही नहीं कर सकते. ठीक है, डायमंड ग्राफाइट में वी कैन नॉट हैव अ सिंगल मॉलिक्यूल. एंटायर क्रिस्टल कैन बी कॉल्ड एज वन मॉलिक्यूल. फुलरीन्स में वी हैव मॉलिक्यूल्स, वेल डिफाइंड मॉलिक्यूल्स which have a definite arrangement. तो C60 मॉलिक्यूल्स के एक रेगुलर अरेंजमेंट है. फुलरीन जनरली ग्राफाइट को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करके कार्बन वेपर्स बना के उसको कंडेंस करके बनाना है. फुलरीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पेशल टेक्निक, जनरली आर्टिफिशियली ऑब्टेन्ड. ठीक है, और एक डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है. मोस्टली C60 होता है, बट C50, C70 ये सब भी नोन है. C350 भी पाया. सर तो मतलब वो अलग अलग साइज के दिखते हैं क्या? सिर्फ इसी उनको एक इसमें डाल दिया. देख एक हमारे पास फुलरीन अगर प्रेजेंट है तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स विल बी C60, कुछ C50 C70 के भी प्रेजेंट है. सर तो वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा? डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है उनको. सर तो पाउडर है हमारे पास, जैसे सुन मेरे पास, जैसे हमारे पास एक पाउडर है दैट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ NaCl and CaCl. तो जैसे देख के तो डिफरेंस नहीं समझ में आएगा ना. तो फुलरीन्स will mainly consist of C60 along with C50, C70 other molecules also. अच्छा, समझा अभी? हाँ सर. Mainly it consists of C60 molecules along with some other molecules of generally even number of carbon atoms होते हैं. C50, C70, C350 भी isolated है. आइसोलेट करना मतलब बहुत डिफिकल्ट है ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना. बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स होते हैं जिससे सेपरेट करते हैं. दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ 11th एंड 12th ऑल्सो. ठीक है, डिटेल्स में विल स्टडी ओनली अबाउट बकमिंस्टर फुलरीन्स, जो नेक्स्ट क्लास में करता हूँ. मैंने एक असाइनमेंट शेयर किया है पी ब्लॉक का. ठीक है, एक सेकंड में बता देता हूँ उसमें से कितना करना है. उसमें ग्रुप 13 का एक्सरसाइज 1 का ग्रुप 13 करना है. ओके सर. ग्रुप 13 का एक्सरसाइज 1, टोटल 37 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अभी एक्सरसाइज 1 ग्रुप 13 करना है. ठीक है, चलो. थैंक यू सर. थैंक यू सर. डाउट्स बुकलेट अभी मत करो क्योंकि बुकलेट में ग्रुप 14 भी है. तो ग्रुप 14 नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा. 13 14 एक साथ है बुकलेट में, तो फिर बुकलेट कर पाओगे. ओके सर. ठीक है सर, कल का रिकॉर्डिंग भेज देना ना. हाँ, कल का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैं भी भेज दूंगा. सर और मतलब फुलरीन्स में सर सिर्फ वो रिंग्स होते हैं तो इंडिविजुअली वो सिर्फ हेक्सागोनल और पेंटागोनल में एग्जिस्ट करेंगे मतलब, या फिर 4 मेंबर्ड रिंग्स भी हो सकते हैं? नहीं, फुलरीन से 4 मेंबर्ड रिंग्स नहीं होते हैं. इसका स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस नहीं किया है आज. ये फुलरीन्स जो C60 का स्ट्रक्चर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, उसका स्फेरिकल बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और उस बॉल में रिंग्स होते हैं, 5 और 6 एटम्स के रिंग्स होते हैं, कॉल्ड पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स. एंड these rings are formed and curved in such a manner that entire molecule appears as a ball, a spherical ball. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. चलो, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.